जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अचानक घर पहुंची बेटी ने बंद कमरे में ऐसा क्या देखा। अचानक घर पहुंची बेटी ने बंद घर में ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रजनी, पता नहीं ये गौरी कहाँ चली गई। कल सब लोग हॉस्टल से अपने अपने घर जा रहे हैं और इस लड़की का कुछ नहीं पता। रीना, तुमने गौरी को देखा है क्या? रीना बोली, गौरी तो कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई है। तू आ गई गौरी? यार कहाँ गई थी? हम दोस्तों के पास आज का ही तो समय है एक दूसरे के साथ रहने का। फिर कल तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। वैसे तेरे हाथ में ये क्या है, जरा दिखा। वाह, कितनी खूबसूरत साड़ी है। किसके लिए है? रजनी बोली, माँ के लिए। और किसके लिए? मैं बहुत खुश हूँ ना कि कल फाइनली मैं माँ से मिलने घर जा रही हूँ और अब उनके साथ ही रहूँगी। गौरी ने कहा, गौरी यार बुरा मत मानना, लेकिन जितनी खुश तू दिखाई दे रही है अपनी माँ से मिलने के लिए, क्या उतनी ही खुश तेरी माँ भी होंगी तुझसे मिलने के लिए? रीना ने पूछा। मतलब जब से तू इस हॉस्टल में आई है तेरी माँ ने ना तो एक बार भी फोन किया है, ना ही उनकी कोई चिट्ठी आई है। गौरी बोली, इस सवाल का जवाब तो मैं भी माँ से जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे खुद से दूर रखा। ना कभी कोई फ़ोन किया, ना ही कोई चिट्ठी भेजी। बस हर महीने हॉस्टल में पैसे भेज देती हैं ताकि मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। हाँ, मेरे लिए नए कपड़े भी बेचती हैं, लेकिन ये नहीं पूछती कि बेटी तू कैसी है। बिना मांगे ही मेरी हर मांग पूरी हो जाती है, सिवाय माँ के पास जाने की। लेकिन कल मेरे हर सवाल का जवाब माँ को देना होगा। कल वो चाहकर भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, ये सब छोड़ो, हमें पैकिंग भी तो करनी है। रजनी बोली, हाँ यार, पैकिंग करने के लिए सारा सामान अभी ऐसे ही बड़ा है। चलो चलो जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। गौरी के सभी फ्रेंड पैकिंग करने लग जाते हैं। गौरी अपने मन में सोचती है कि गौरी आ रही है माँ, कल आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। इतने साल पढ़ाई के बहाने आपने मुझे खुद से दूर रखा, लेकिन कल देखती हूँ कि आप कौन सा बहाना बनाती हो मुझे खुद से दूर करने के लिए। अगले दिन गौरी हॉस्टल से अपने घर के लिए चल देती है। मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र उसके लिए मानो 7 समंदर पार करना था। उसका दिल बार बार बस यही कह रहा था कि जब वह माँ से मिलेगी तो क्या कहेगी, उन्होंने उसे खुद से दूर क्यों रखा। इस बात के लिए शिकायत करेगी या फिर उन्हें प्यार से गले लगा लेगी। तरह तरह के सवाल चल रहे थे और इन सवालों के बीच कैसे मुंबई का रास्ता कट गया उसे पता ही नहीं चला कि कब दिल्ली आ गई। गौरी जब दिल्ली के स्टेशन पर उतरी तो मन में सोचती है कि बस अब कुछ कदमों की दूरी और है, फिर आप और मैं आमने सामने होंगे, हर सवाल का जवाब होगा। गौरी टैक्सी वाले को रोकती है और कहती है कि चांदनी चौक चलोगे क्या भैया? टैक्सी वाले भैया कहते हैं कि हम चलेंगे तो, लेकिन पूरे 300 रुपये लेंगे। गौरी मुस्कुराकर कहती है कि अगर आप 500 भी मांग लेते तो भी मैं मना नहीं करती, क्योंकि आज मैं इतने सालों बाद अपनी माँ से मिलने वाली हूँ, इसलिए आप चिंता मत करो, आपको पैसे मिल जाएंगे। टैक्सी वाले भैया गौरी को लेकर चांदनी चौक पर आते हैं और कहते हैं कि लो, आपका चांदनी चौक आ गया। गौरी टैक्सी वाले भैया को उनके पैसे देने लगती है तो टैक्सी वाले भैया गौरी से कहते हैं कि लगता है आप अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं। एकदम गौरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासी से भर जाता है और मन में सोचने लगती है कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ ये सबको दिखाई देता है, लेकिन माँ मुझसे कितना प्यार करती है
ये मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों मुझे बार बार ये लगता है कि माँ बस मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं? शायद इसीलिए उन्होंने मुझे खुद से दूर रखा। लेकिन जो भी हो, आज हर सवाल का जवाब माँ को देना होगा। इसके बाद गौरी चांदनी चौक से अपने घर के लिए चल देती है। गौरी का घर चांदनी चौक से कुछ ही दूरी पर था, मगर ये दूरी गौरी को 7 जन्म की दूरी लग रही थी। उसका मन तो था कि उड़कर अपने घर पहुंच जाए, लेकिन ये उसके हाथ में नहीं था। जल्दी जल्दी गौरी अपने घर पहुंची तो देखा घर का तो ताला लगा हुआ है। गौरी उदास हो गई, लेकिन फिर मन में सोचने लगी, शायद माँ बाहर गई होंगी, क्योंकि माँ को थोड़ी ना पता था कि मैं आने वाली हूँ, और मैंने भी उन्हें नहीं बताया, क्योंकि अगर उन्हें बता देती तो शायद माँ फिर से मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती। और वैसे भी मेरे पास तो हमेशा से ही घर की दूसरी चाबी रहती है। जब तक माँ घर नहीं आती है, मैं ताला खोलकर अंदर चली जाती हूँ और घर के अंदर उनका इंतजार करती हूँ। ऐसा सोचकर गौरी घर का ताला खोलने लगती है, और जैसे ही ताला खोलकर अंदर जाती है तो उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ती है, जिस पर उसकी माँ की तस्वीर टंगी है और तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी है। तस्वीर के नीचे लिखा था कि भगवान माया राघव की आत्मा को शांति दे। ये सब देखते ही गौरी नीचे गिर पड़ी। लगता है मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो और आंखों से आंसू बहने लगे। एक पल में मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। गौरी खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, गौरी तुम आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। ये आवाज़ गौरी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत नीले रंग की साड़ी पहने खड़ी थी, जिसके बाल बहुत लंबे लंबे, हाथों में चूड़ियाँ, गले में एक बड़ा सा हार पहने हुए है, कानों में लंबे लंबे झुमके और बालों में गजरा लगा है। गौरी ने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। वह औरत गौरी के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। जब गौरी उस औरत के गले लगी तो उसे कुछ अपनेपन का एहसास ही नहीं हो रहा था। माँ की मृत्यु का सदमा था तो बोलने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। इतने में वह औरत गौरी से कहती है कि गौरी बिटिया, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, कब तुम आओ और मैं कब तुम्हें तुम्हारी माँ की आखिरी चिट्ठी दूं। मैं जानती हूँ गौरी बिटिया कि तुम्हें अपनी माँ की मृत्यु का बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन शायद भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। गौरी बोलने का साहस तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे साहस करके उसने उस औरत से ही पूछ लिया कि आप कौन हो और मेरी माँ की मृत्यु कब हुई, मुझे कोई खबर क्यों नहीं दी। बिटिया, मैं तुम्हारी माँ की बहुत पुरानी सहेली हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अभागन बेटी हो, जो अंतिम बार अपनी माँ के दर्शन भी नहीं कर पाई। तुम्हारी माँ बहुत लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थी। अपनी बीमारी के बारे में तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। अपने अंत समय में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें तुम्हारे लिए कुछ उन्होंने लिखा है। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था जब गौरी आए तो उसे ये चिट्ठी दे दें। आज तुम्हें ये चिट्ठी देकर मेरा काम पूरा हो गया है और अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। इसके बाद वह औरत गौरी के घर से निकल जाती है। गौरी चिट्ठी लेकर रोने लगती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती एक बार चिट्ठी खोलकर पढ़ ले कि उसमें आखिर लिखा क्या है। बस अपनी माँ की तस्वीर से यही कह रही थी, माँ आपने मुझे फिर से खुद से दूर कर दिया। मैंने सोचा था कि इस बार ना
मैं खुद आपसे दूर जाऊंगी, ना आपको दूर जाने दूंगी। लेकिन आपने तो खुद से बातें करने का वक्त भी नहीं दिया मुझे। क्यों आपने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया माँ? इतने में गौरी के फोन की घंटी बजती है। उसकी बचपन की दोस्त दिशा का फोन होता है। दिशा, हेलो गौरी, पता चला है कि तू अब वापस घर आ गई है। मैं भी तुझसे मिलने के लिए आ रही हूँ। तेरे जाने के बाद मैं भी लंदन चली गई थी, लेकिन मैं अब लंदन से वापस आ गई हूँ और तेरे पास आ रही हूँ। क्या हुआ गौरी, तू रो क्यों रही है? गौरी बोली, दिशा, माँ। दिशा, क्या हुआ है माँ को? माँ ठीक तो है ना? गौरी बोली, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दिशा, क्या ये सब कब हुआ गौरी? मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ आई तो पता चला कि माँ को मरे हुए तो बहुत दिन हो गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है दिशा। दिशा, गौरी, पहले तो तू रोना बंद कर और तू चिंता मत कर। मैं बस कुछ ही देर में तेरे पास आ रही हूँ, तब तक तू खुद को संभाल। कुछ ही देर में दिशा गौरी के पास आ जाती है। गौरी दिशा के गले लगकर खूब रोती है। दिशा बोली, गौरी ये तेरे हाथ में क्या है? गौरी बोली, माँ की आखिरी चिट्ठी जो उन्होंने मेरे लिए लिखी थी। दिशा, तूने अभी तक चिट्ठी पढ़ी नहीं है क्या? गौरी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इस चिट्ठी को पढ़ने की। दिशा, गौरी हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। एक बार देख तो सही कि आखिर माँ ने तेरे लिए क्या लिखा है। हो सकता है तेरे सवालों का जवाब इस चिट्ठी में हो। गौरी जैसे जैसे हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से चिट्ठी पढ़ने की कोशिश करने लगती है तो चिट्ठी में लिखा होता है, मेरी प्यारी गौरी, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नाराज है। आखिर तुझे बचपन से खुद से अलग जो रखा है मैंने, पर मैं क्या करती गौरी, मेरी कुछ मजबूरियाँ थीं, कुछ ऐसे राज थे कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती थी। तेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे और तेरे उन सवालों का जवाब मैं देना चाहती थी, लेकिन उन जवाबों को जानने के लिए गौरी तू बहुत छोटी थी और उन जवाबों का असर तेरे पर क्या पड़ता मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा था कि जब तू अपनी पढ़ाई पूरी करके आएगी मैं तेरे हर सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन शायद ही नहीं चाहती है कि तेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब तुझे मिले। इसलिए तो भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मरने से पहले एक बार तेरा चेहरा देखना चाहती थी गौरी, परंतु अगर मैंने तुझे अपनी बीमारी के बारे में बता दिया होता तो तू अपनी पढ़ाई छोड़कर आ जाती, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरी पढ़ाई में कोई रुकावट आए। और शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद सारे राज दफन हो जाएं, क्योंकि मैं हकीकत बताकर तुझे जिंदगी भर का दुख नहीं देना चाहती। और ये भी हो सकता था कि हकीकत जानने के बाद तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करो। बचपन से तेरी नाराज़गी तो झेली है मैंने, मगर तेरी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए इस चिट्ठी में तेरे सवालों का जवाब नहीं लिख रही हूँ। मैं बस इतना लिख रही हूँ कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। गौरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना कि मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही हूँ, और अपनी नाराज़गी भूलकर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तू प्यार से मेरे लिए प्रार्थना करे। मेरी प्यारी गौरी, तुम्हारी माँ। गौरी, ये चिट्ठी मेरी माँ की नहीं है। दिशा बोली, क्या? तुझे कैसे पता कि ये चिट्ठी तेरी माँ की नहीं है? गौरी, क्योंकि मेरी माँ मुझे प्यार से लाड़ो रानी कहती थी, और इस चिट्ठी में एक बार भी उन्होंने लाड़ो रानी का जिक्र नहीं किया है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये चिट्ठी मेरी माँ की नहीं है। कुछ तो ऐसा है
जो मुझसे छुपाया जा रहा है। दिशा, अगर ऐसा है तो फिर तुम सच का पता कैसे करोगी? गौरी बोली, हम पड़ोस में पूछ सकते हैं, उन्हें तो कुछ पता होगा माँ के बारे में और उस औरत के बारे में भी जो ये चिट्ठी लेकर आई थी। गौरी और दिशा पड़ोस में पता करने के लिए जाते हैं और अपने घर के सामने वाले घर का दरवाजा खटखटाते हैं। उस घर में से एक औरत आती है और कहती है कि जी आप दोनों कौन? गौरी बोली, नमस्ते आंटी, मैं गौरी हूँ। औरत बोली, अरे गौरी बिटिया, तुम कैसी हो? बड़ा दुख हुआ था ये जानकर कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है। गौरी अचंभित होते हुए बोली, हो चुकी है मतलब? मेरी माँ की मृत्यु तो आपके सामने हुई थी ना आंटी? औरत बोली, मेरे सामने नहीं बिटिया, तुम्हारी माँ की मृत्यु मेरे सामने नहीं हुई थी। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ की मृत्यु तुम्हारे घर में भी नहीं हुई थी। हमें तो पता भी नहीं है कि कब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ महीनों पहले एक औरत आई थी, उसने हमें बताया कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है। हमने तो तुम्हारी माँ को आखिरी बार देखा भी नहीं था। गौरी बोली, जरूर वह वही औरत होगी जो हमें चिट्ठी देकर गई है। आंटी, क्या इससे पहले भी वह औरत माँ से मिलने आती थी क्या? औरत बोली, हाँ, अक्सर वह औरत तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर पर छोड़ने आती थी। गौरी बोली, छोड़ने आती थी मतलब? औरत बोली, बिटिया, तुम्हारी माँ कभी भी घर पर नहीं रहती थी। महीने में 1-2 बार आ जाती थी। मैंने कई बार तुम्हारी माँ से पूछा भी तो उन्होंने कह दिया कि वह किसी काम से बाहर रहती है, पर काम क्या है ये नहीं बताया। गौरी बोली, आंटी, आपको कुछ तो याद होगा, कभी तो उन्होंने कहा होगा कि कहाँ जाती है और कहाँ से आती है, कुछ तो याद होगा आपको। औरत बोली, मैंने एक बार उन दोनों को कहते हुए सुना था कि कोलकाता की ट्रेन आज लेट है। हो सकता है कि तुम्हारी माँ और वह औरत कोलकाता जाती हो। धन्यवाद आंटी, आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी मदद की है। मेरे सारे सवालों का जवाब अब कोलकाता में ही मिलेंगे। गौरी ने कहा तो दिशा बोली, इसका मतलब अब हम कोलकाता जाएंगे और कोलकाता में हम उस औरत को कहाँ तलाश करेंगे, क्योंकि हमारे पास उस औरत की कोई तस्वीर भी तो नहीं है। गौरी बोली, नहीं है तो हम तस्वीर उनकी बना लेंगे। वह औरत कैसी दिखती है मुझे सब कुछ याद है, बस तुझे उसकी तस्वीर बनानी है। आखिर तेरी ड्राइंग किस काम आएगी? इसके बाद दिशा उस औरत की तस्वीर बना देती है और दोनों कोलकाता पहुंच जाती हैं। कोलकाता में हर जगह उस औरत की दोनों तलाश करती हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर गौरी एक सब्जी वाले से उस औरत के बारे में पूछती है। गौरी बोली, सब्जी वाले भैया, क्या इस औरत को आपने देखा है यहाँ कहीं? सब्जी वाले भैया तस्वीर देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये औरत तो ताराबाई है। गौरी बोली, ताराबाई कौन? ताराबाई, क्या आप मुझे इसका पता बता सकते हैं? सब्जी वाले भैया, देखने में तो तुम दोनों अच्छे घर की लगती हो, फिर इतनी बदनाम जगह क्यों जाना चाहती हो? कहीं तुम दोनों भी तो वही सब काम नहीं करती हो? गौरी बोली, बदनाम जगह है? ये कौन सी जगह है सब्जी वाले भैया? देवदासी गली, और हाँ, अगर तुम दोनों को वहां जाना है तो आगे से सीधे चले जाना, वहीं पर लिखा होगा देवदासी गली। दिशा बोली, अब क्या करें गौरी? गौरी बोली, करना क्या है, देवदासी की गली में चलना है और सारा सच जानना है। गौरी और दिशा देवदासी गली से के लिए चल देती हैं। गौरी के सामने कुछ ऐसा आने वाला था जो उसके होश उड़ाकर रख देगा। गौरी दिशा देवदासी गली में अंदर चली जाती हैं। दिशा बोली, गौरी, हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते।
तू गली को देख रही है ना कि किस तरह की गली है? गौरी बोली, अच्छा ठीक है, तू डर मत, हम पीछे से कोई रास्ता देखते हैं अंदर जाने का। गौरी और दिशा पीछे से कोई रास्ता देखने लगती हैं ताकि अंदर जा सके और उन्हें कोई देख भी ना सके। तभी उन्हें देवदासी गली में एक हवेली के पीछे से दरवाजा दिखाई देता है और उन्हें भी उसी हवेली में जाना था, क्योंकि उस हवेली का नाम था देवदासी हवेली। गौरी बोली, दिशा ये रहा पीछे से दरवाजा, हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। गौरी और दिशा पीछे वाले दरवाजे से देवदासी हवेली के अंदर चली जाती हैं। देवदासी हवेली के अंदर औरतें पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही थीं। चारों तरफ आदमी बैठे थे जो काफी नशे में थे। एक हाथ में दारू की बोतल और दूसरे हाथ से औरतों पर पैसे लुटा रहे थे, तो कोई आदमी किसी औरत का हाथ पकड़कर उसे कहीं कमरे में ले जा रहा था और दरवाजा बंद कर लेते थे। तभी दो औरत बालों से गजरा लगाकर, पैरों में घुंघरू बांधकर आदमियों से भरी महफिल में नाचने के लिए आ रही होती हैं। गौरी उसे ही उन औरतों में से एक औरत का चेहरा देखती है। उसके कदम पीछे की तरफ हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिर कौन थी वह औरत? जब दोनों औरत नाचने के लिए आती हैं तो एक तीसरी औरत सविता ताई कहती हैं कि अब आपके सामने देवदासी हवेली की मायाबाई और ताराबाई मुजरा करने के लिए आ रही हैं। मायाबाई और ताराबाई आती हैं और नाचने लग जाती हैं। ये देखकर गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस माँ को उसने मरा हुआ समझ लिया था वह देवदासी हवेली पर भरी महफिल में मुजरा करती है। गौरी गिरने वाली होती है, लेकिन दिशा उसे संभाल लेती है और कहती है कि दिशा, गौरी, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारी माँ एक नाचने वाली है। हमने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। गौरी, चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। गौरी बोली, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। दिशा बोली, यहाँ रुक कर करना भी क्या है? तुझे सच का तो पता चल गया है ना कि तेरी माँ तुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहती थी? क्योंकि उन्हें देवदासी हवेली में मुजरा जो करना था। क्या क्या बोला? गौरी ने दिशा से कहा। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है? मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो देखा है। दिशा बोली। गौरी बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने यह सब क्यों किया है। बस मुझे ये जानना है कि मेरी माँ ने मेरे से इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोला। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कह रहा है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कुछ है नहीं। अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती और मुझे वही जानना है। तू इस देवदासी हवेली से बाहर जा। दिशा बोली, नहीं, मैं तुझे अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। गौरी बोली, दिशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। तू बाहर जा और मैं जब कब कहूँ तभी अंदर आना और अपना फ़ोन चालू रखना। यहाँ जो भी होगा वो तुझे सब सुनाई देता रहेगा। अब जाओ यहाँ से। दिशा चली जाती है, लेकिन तभी सविता ताई गौरी को देख लेती है। सविता ताई को लगता है कि गौरी कोई पुलिस वाली है जो उस हवेली की खबर निकालने के लिए रूप बदल कर आई है। सविता ताई उसे मजा चखाना चाहती है ताकि फिर से कोई पुलिस वाली रूप बदल कर ना आ सके। सविता ताई के कुछ गुंडे गौरी का हाथ पकड़कर भरी महफिल में ले जाते हैं। सविता ताई महफिल में बैठे आदमियों से उसकी बोली लगाने के लिए कहती हैं। कोई आदमी उसकी 11 लाख की बोली लगा रहा था तो कोई 12 लाख की। अंत में जाकर 21 लाख की बोली लग गई गौरी की। तभी सविता ताई एक औरत से कहती है कि ले जाओ इसे कमरे में और तैयार करो। औरत
गौरी का हाथ पकड़कर कमरे में ले जा रही होती है, तभी गौरी की माँ की नज़र उस पर पड़ती है और गौरी की माँ गौरी के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाते ही गौरी को गले से लगा लेती है। लेकिन गौरी अपनी माँ को धक्का दे देती है और कहती है, दूर रहो मेरे से, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। गौरी की माँ बोली, लाड़ो तू ऐसा क्यों बोल रही है और तू इस देवदासी हवेली पर कैसे आ गई? गौरी, क्या हुआ? आपको डर लग रहा है कि आज आपका राज खुल गया है? आपको पता है, जब मुझे पता चला कि आप इस दुनिया में अब नहीं रही, मैं पूरी तरह से टूट गई थी। अपने आप को अभागन समझ रही थी कि अंतिम बार अपनी माँ के दर्शन भी नहीं कर पाई। बचपन से सब मुझे ये कहते थे कि तू बहुत अभागन है, कि तेरी माँ तेरे साथ नहीं रहती। लेकिन मुझे लगता था कि जरूर मेरी माँ की कोई मजबूरी होगी, इसलिए मुझे खुद से दूर रखती है। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अभागन हूँ, जो मुझे आप जैसी माँ मिली है, बदचलन कहीं की। माया बोली, लाड़ो एक बार मेरी बात तो सुन, मैंने जो किया मेरी मजबूरी थी। गौरी बोली, लेकिन मैं जो करने जा रही हूँ मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आज तक आप इस देवदासी हवेली की शान थी ना, इस देवदासी हवेली की महफिल में मुजरा करती थी, तो आज से आपकी बेटी भी यही काम करेगी। आखिर बेटी माँ पर ही तो जाती है। आज से मैं भी इस देवदासी हवेली की महफिल में मुजरा करूंगी। इतना सुनते ही गौरी की माँ को गुस्सा आ जाता है और गौरी को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। गौरी की माँ माया बोली, क्या इस दिन के लिए ही मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था कि तू इस महफिल में मुजरा करे? तुझे क्या लगता है मैं ये काम अपनी मर्जी से करती हूँ? नहीं लाड़ो, मैं इस देवदासी की हवेली में मुजरा करती हूँ तो बस तेरे लिए। तू ही मेरी मजबूरी है, तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके, समाज में जैसे और लोग रहते हैं शरीफों की तरह रह सके, समाज में मान सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। इसलिए मैं इस देवदासी की हवेली में मुजरा करती हूँ लाड़ो। तुझे बचपन से सच जानना था, आज मैं तुझे सारा सच बताती हूँ। माया बोली, ये बात उन दिनों की है जब तू पैदा हुई थी। गौरी, तेरे पिताजी को बेटा चाहिए था, लेकिन तू हो गई और उन्हें एक बेटी का बोझ नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझसे तुझे मारने के लिए कहा। आखिर कैसे मार देती तुझे? 9 महीने अपने पेट में रखा था। तेरा रिश्ता तेरे पिताजी से बाद में जुड़ा, मुझसे तो 9 महीने पहले ही जुड़ गया था। मैंने जब तेरे पिताजी की बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे सविता ताई की इस देवदासी हवेली पर बेच दिया। इस देवदासी हवेली पर जिस औरत की बेटी होती है, बड़ी होकर वही काम करती है जो उसकी माँ करती है, मुजरा करने का। मैं इस देवदासी हवेली पर मुजरा तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सविता ताई के सामने एक शर्त रखी कि मैं इस महफिल में मुजरा तभी करूंगी जब मेरी बेटी गौरी को यहाँ से कहीं दूर ऐसी जगह रहने देंगे जहाँ सिर्फ शरीफ लोग रहते हैं। मेरी बेटी कभी भी इस महफिल में मुजरा नहीं करेगी। उस वक्त मैं खूबसूरत बहुत थी और सविता ताई को ऐसे ही खूबसूरत औरत की तलाश थी, इसलिए उन्होंने मेरी शर्त मान ली और तुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दिया। लेकिन गौरी, मेरा यकीन कर, मैं इस महफिल में मुजरा जरूर करती हूँ, लेकिन कभी किसी आदमी को अपने से हाथ तक नहीं लगाने दिया। तेरी माँ आज भी पवित्र है। गौरी बोली, लेकिन आपने अपने मरने का झूठा नाटक क्यों किया? गौरी की माँ माया बोली, क्योंकि तेरे आने से पहले मुझे पता चला
कि सविता ताई तुझे भी इस हवेली पर लाना चाहती हैं ताकि तू इस महफिल में मुजरा करे और उनकी कमाई हो सके। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं मरने का नाटक करती हूँ तो यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी, शायद अपने दोस्तों के पास चली जाए, और मैं सविता ताई को तेरे बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चलने दूंगी। तुझे बचाने के लिए मैंने सविता ताई से भी झूठ बोला, उनसे कहा कि तू हॉस्टल से भाग गई है। कहाँ गई कुछ नहीं पता, और उन्होंने मेरी बात का विश्वास भी कर लिया। इस काम में तारा दीदी ने मेरा साथ दिया। तारा दीदी ही हैं जो हमेशा से मेरा साथ देती हैं, किसी को शक ना हो, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि तारा दीदी घर जाएं और जब तू वापस आए तो तुझसे कहें कि मैं मर चुकी हूँ और मेरी तरफ से तेरे लिए एक चिट्ठी भी लिख दें। गौरी, यही तो आपने गलती कर दी। चिट्ठी लिखकर आपकी फोटो पर हार चढ़ा हुआ देखकर तो मुझे विश्वास हो ही गया था कि आप अब इस दुनिया में नहीं रही हो, लेकिन उस चिट्ठी ने ही सारा राज खोल दिया। गौरी की माँ माया बोली, मतलब क्या कहना चाहती है लाड़ो? गौरी बोली, माँ आपको पता है आप बचपन से मुझे सिर्फ लाड़ो कहकर बुलाती हो, लेकिन चिट्ठी में कहीं भी ये नहीं लिखा था। चिट्ठी में हर जगह मेरा नाम गौरी लिखा था, लाड़ो नहीं। तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। आपका और मेरा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाएगा। मैंने जब आपको इस महफिल में मुजरा करते हुए देखा था तो मैं समझ गई थी कि आपकी ज़रूर कुछ मजबूरी है, और मुझे पता था अगर मैं आपसे आकर पूछूं तो आप मुझे नहीं बताने वाली। इसलिए मैं जानबूझकर सविता बाई के सामने आई, क्योंकि मुझे पता था आप मुझे किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। मैं आपको बुरा भला क्यों ना कहूँ, आप सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मैं खुद को कुछ बुरा भला कहूँ ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि आज से मैं भी आपके जैसे इस महफिल में मुजरा करूँगी। और देखो, आपने सब सच बोल दिया। गौरी की माँ माया बोली, क्यों किया? तुझे पता नहीं है ये लोग कितने खतरनाक हैं। तू चली जा यहाँ से। अगर सविता ताई को तेरे बारे में पता चल गया तो तुझे इस देवदासी हवेली से कभी नहीं जाने देगी। गौरी, मैं यहाँ से जाऊँगी, लेकिन आपको साथ लेकर, और सिर्फ आपको भी नहीं, यहाँ की हर औरत आज यहाँ के पिंजरे से आज़ाद हो जाएगी। गौरी की माँ बोली, माया मतलब कहना क्या चाहती है तू? गौरी बोली, कहना नहीं, करना चाहती हूँ। बस 2 मिनट, और 2 मिनट में सविता ताई और उसके गुंडों की बैंड बजने वाली है। 2 मिनट बाद देवदासी हवेली पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें दिशा लेकर आती है। पुलिस वाले सविता ताई और उसके गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती हैं, और देवदासी हवेली की सारी औरतें आज़ाद हो जाती हैं। गौरी सारी औरतों से कहती है कि गौरी, आज से आप सभी आज़ाद हैं, अपनी मर्जी की मालकिन हैं। आप किसी न किसी मजबूरी में इस देवदासी हवेली पर मुजरा करती थी, इनके जुल्मों का शिकार होती थी, लेकिन आज से आप सब वही करेंगी जो आप चाहती हैं। सभी औरतें गौरी और उसकी माँ का धन्यवाद करती हैं। तारा माया से कहती है कि तारा, माया, आज तुम्हारी बेटी की वजह से हम सब यहाँ से आज़ाद हो पाए हैं। हमारा तो बाहर की दुनिया से नाता ही टूट गया था। बस इस देवदासी हवेली में ही कैद होकर रह गए थे, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने फिर से हमारा रिश्ता
बाहर की दुनिया से जोड़ दिया। तुम्हारी बेटी ने हमें फिर से जिंदगी जीने का मौका दे दिया। अगर बेटी हो तो तुम्हारे जैसी। गौरी बोली, हाँ ये बात तो है, आखिर बेटी किसकी है? गौरी की माँ माया बोली, मुझे माफ कर दे, मैंने जो तुझसे सच छुपाया, लेकिन फिर भी मेरे दिल की बात समझ गई। गौरी बोली, इसलिए क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता दिल से जुड़ा है। चाहे हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कहें, बिना कहे ही एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं। अब बहुत हुआ, अब मैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाने वाली। गौरी की माँ माया बोली, और मैं भी तुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। गौरी, लव यू माँ। गौरी की माँ माया बोली, आई लव यू टू लाडो। इस तरह गौरी ने न सिर्फ अपनी माँ को बल्कि देवदासी हवेली की सारी औरतों को वहाँ से आज़ाद करा दिया, और अब गौरी और उसकी माँ माया साथ में रहती हैं। गौरी ने एक महिला आश्रम खोल लिया है जिसमें बेसहारा औरतों को सहारा दिया जाता है, और इस महिला आश्रम को गौरी की माँ चलाती हैं, और दोनों अब खुशी खुशी एक साथ रहती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।